हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश के सेकंड पेपर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले जो है, ड्रामा जो है, सी स्टूप टू कनक्यूर की एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी होने का एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, जिसका उत्तर जानने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कस गोल्ड स्मिथ प्ले सी स्टूप्स टू कनक्यूर एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है सी स्टूप टू कनक्यूर का लिखने को आता है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे और समझ कर आप अच्छे से इसे लिखने का प्रयास करें। गोल्ड स्मिथ प्ले इज ए लव इंटरव्यू डिस्कस। गोल्ड स्मिथ का प्ले जो है वो प्यार वगैरह षड्यंत्र है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। एग्जामिन द प्लॉट ऑफ गोल्ड स्मिथ प्ले सी स्टूप टू कनक्यूर, यानी कि गोल्ड स्मिथ के जो प्लॉट है यानी कि कथानक है उसको एग्जामिन कीजिए, यानी कि निरीक्षण कीजिए कि कैसा है वो। तो यहाँ पे चलिए हम इस क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे और उसके बाद इसके आगे देखते हैं। द प्ले सी स्टूप्स टू कनक्यूर बाय गोल्ड स्मिथ इज अ कॉमेडी। यहाँ पे क्या लिखना है हमको इंट्रोडक्शन में कि ये जो प्ले है सी स्टूप टू कनक्यूर वो गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया जो कि एक कॉमेडी है। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेजिक कम कॉमेडी। ये जो एक सुखांत नाटक है, कॉमिक प्ले यानी कि एक सुखांत नाटक है। ट्रेजिक कम कॉमिक मतलब सुखांत है और प्ले मतलब नाटक। इट हैज डिफिकल्टीज बट दीज डिफिकल्टीज आर ओवरकेम एट द एंड। इस जो नाटक है इसमें जो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, डिफिकल्टीज, और जो भी कठिनाइयाँ हैं वो ओवरकम हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं एट द एंड। नाटक के ख़त्म होते होते ये सारी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाती है। वी कैन कॉल इट कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू। हम इसे एक हास्यपद जो है षड्यंत्र कह सकते हैं। इंटरव्यू मतलब होता है षड्यंत्र, तो इसे हम एक कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू भी कह सकते हैं। देयर इज ए प्लॉट इन द प्ले, देयर आर सम कैरेक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स हैव सम पर्पजेस। यहाँ पे कह रहा है कि इस नाटक में कई सारे पात्र हैं और उन पात्रों के कुछ न कुछ उद्देश्य हैं। दे हैव सम सक्सेस एंड फेलियर आल्सो, और उनकी कुछ न कुछ सफलताएं हैं और फेलियर मतलब असफलताएं भी उनकी कुछ न कुछ हैं। यहाँ पे फेलियर थोड़ा गलत हो गया था तो इसको मैंने काट के सही किया है, इसको समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हम इस नाटक का जो है सेकंड पार्ट क्या करेंगे, द नेचर एंड पर्पज ऑफ द प्ले, यानी कि ये जो नाटक है उसकी प्रकृति और इसका जो है उद्देश्य पर्पज जो है वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इट इज़ अ प्योरली कॉमिक प्ले, यानी कि एक बहुत ही सुखांत नाटक है। इट इज़ अ लिंक्ड विद अ लव स्टोरी, ये जो है एक प्रेम कथा से लिंक है यानी कि संबंधित है। सर चार्ल्स इज अ वेल्दी स्क्वायर। यहाँ पे आगे दिया कि सर चार्ल्स एक आदमी है, जो सर चार्ल्स है वो एक वेल्दी स्क्वायर यानी कि बहुत ही धनवान जमींदार है। ही हैज ए सन नेम्ड मार्लो। उसका एक पुत्र है जिसका नाम मार्लो है। मार्लो इज ए साई एंड इज असेम्ड ऑफ वुमेन ऑफ स्टेटस। मार्लो जो है वो ऊंचे घरानों की स्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्माता है और उनके सामने सही से बात नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं। ही कैन नॉट सी अदर्स, ही ऑलवेज लुक एट द ग्राउंड। वह जो है जब बड़े घरानों की स्त्रियों से बात करता है तो वो उनसे नज़र मिला के बात नहीं करता, बल्कि हमेशा ज़मीन पे देखता रहता है। जैसे कि शर्मीले लोग दूसरों से बात करते हैं तो ज़मीन पे देखते रहते हैं और उनसे नज़र मिलाकर बात नहीं करते हैं। सच अ साई सन इज बीइंग सेंट बाय द फादर टू अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल, हर नेम इज केट हार्डकसल। यहाँ पे कह रहा है कि सच साई सन यानी कि एक ऐसा पुत्र जो कि बहुत ही शर्मीला है, भेजा जाता है किसके द्वारा, मिस्टर मार्लो के द्वारा भेजा जाता है जो कि मार्लो के पिता हैं। टू अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की के पास जिसका नाम है मिस हार्डकसल। और इसके बाद लिखा गया कि सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर हार्डकसल। यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब ये जो मार्लो है वो मिस्टर चार्ल्स का बेटा है, चार्ल्स मार्लो का, वो जो है अपने पिता के द्वारा भेजा जाता है केट हार्डकैसल से शादी करने के लिए। और जो केट हार्डकैसल है वो एक इकलौती पुत्री है मिस्टर हार्डकैसल के। यहाँ पे केट के पिता जो है मिस्टर हार्डकैसल है और मार्लो के पिता जो है मिस्टर चार्ल्स हैं। तो यहाँ पे केट हार्डकैसल सी इज द ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर हार्डकैसल। मार्लो गोज टू द हाउस ऑफ मिस्टर हार्डकैसल टू मीट एंड कोर्ट हिज डॉटर विद हिज फ्रेंड हेस्टिंग। मार्लो जो है जाता है मिस्टर हार्डकैसल के घर पे क्या करने के लिए, उनकी पितरी से विवाह करने के लिए, यानी केट से विवाह करने के लिए अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम क्या है, हेस्टिंग। आगे देखते हैं। गोज बाय मिस्टेक टू एम इन, वह जो है एक गलती से एक इन में चला जाता है यानी एक शराब घर में चला जाता है जहाँ पे शराब वराब आदमी लोग पीते हैं, वहाँ पे चला जाता है। कॉल्ड पिजन हाउस, जो कि पिजन हाउस के नाम से जाना जाता है। इन दिस इन, इस शराब घर में अ यंग मैन नेम्ड टोनी इज प्रेजेंट। वहाँ पे एक नव युवक होता है जिसका नाम टोनी होता है, जो कि उस पिजन हाउस में स्थित होता है यानी कि वहाँ पे प्रस्तुत होता है, वहाँ पे रहता है। इसके आगे देखते हैं। हु इज द सन ऑफ मिस्टर हार्डकैसल फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड, जो कि मिस्टर मिसेज, यहाँ पे मिसेज है, मिस्टर मैंने बोल दिया। हु इज द सन ऑफ मिसेज हार्डकैसल फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड, यानी कि जो मिसेस हार्डकैसल का लड़का है उनके पहले पति के द्वारा।
ही नोज दैट मार्लो हैज बीन सेंट बाय हिज फादर टू कोर्ट केट। वह जानता है कि मार्लो जो है अपने पिता के द्वारा कोर्ट केट से शादी करने के लिए भेजा गया है। सो ही गिव्स हिम अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसलिए वह उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत सूचना देता है। दैट ही शुड गो टू एन इन नियर बी, कि उन्हें पास के एक शराब घर में जाना चाहिए। टोनी बोलता है कि उन्हें पास के शराब घर पर जाना चाहिए। और आगे क्या बोलता है, टोनी सेज दैट द ऑनर ऑफ द इन इज बैड फेलो। उसके आगे बोलता है कि वहाँ जो मौजूद है ऑनर जो उसका यानी कि उसका मालिक जो है वह एक दुष्ट व्यक्ति है, यानी एक बेकार आदमी है। हिज डाटर इज अगली, उसकी जो पुत्री है वो बहुत ही कुरूप है यानी बदसूरत है। एंड हिज स्टेपसन इज एन एक्सट्रीमली वर्चुअस एंड अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और उसका जो पुत्र है वो बहुत ही चरित्रवान और गुणी व्यक्ति है। मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब गुणी व्यक्ति है। मार्लो टेल्स हिम दैट ही जस्ट हर्ड अदरवाइज ही रिपोर्ट्स मार्लो एंड हिज फ्रेंड हेस्टिंग रीच द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हार्डकसल एंड ट्रीट हिज हाउस एज एन इन एंड हिम द इन कीपर। मार्लो और उसका जो मित्र हेस्टिंग है वो जो है पहुंचते हैं, रीच मतलब पहुंचना, रीच द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हार्डकसल, वो जो है मिस्टर हार्डकसल के घर पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनके जो घर है उसको एक इन की तरह यानी कि एक शराब घर की तरह व्यवहार करते हैं और मिस्टर हार्डकसल से एक शराब के मालिक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि जो शराबों को बेचता है उसके मालिक की तरह व्यवहार करते हैं, जो कि काफ़ी गंदा व्यवहार करता है। हेयर मार्लो एंड किट मीट ईच अदर, यहाँ पे मार्लो और किट मिलते हैं। मार्लो अपीयर्स बिफोर किट एज ए साई एंड कोई लवर। मार्लो जो उसके सामने एक शर्मीला प्रेमी बन के उपस्थित होता है और उससे सही से बात नहीं कर पाता, यानी कि ये ऊंची घरानों की महिलाओं से पीछे भी मैंने बताया कि ये शर्मा के बात करता है, यानी कि जमीन पे हमेशा देखता रहता है। किट अंडरस्टैंड द हिडन वर्च्यू ऑफ मार्लो, जो किट है उसके आंतरिक चरित्र को जानती है कि वो कितना अच्छा है। किट जो है मार्लो के आंतरिक चरित्र को जानती है। बट हर फादर डज नॉट कंसिडर हिम अ फिट मेट फॉर हिज डॉटर, परंतु जो किट के पिता हैं वो उसको एक अच्छा पति नहीं मानते हैं कि वो किट का पति बने। वो बोलते हैं कि ये फिट मेट यानी कि अच्छा जोड़ा नहीं होगा। किट अपीयर्स एज अ बार मेड टू मार्लो, किट जो है वो मार्लो के सामने एक शराब बांटने वाली नौकरानी की तरह उपस्थित होती है जो शराब घरों में शराब बांटते हैं। द हेजिस्टेंसी ऑफ मार्लो इज ओवर, जो मार्लो की हेजिस्टेंसी है यानी कि हिचकिचाहट जो है वो अब खत्म हो जाती है जब वो एक शराब बांटने वाली मतलब छोटे घराने की युक्ति के रूप में प्रस्तुत होती है उसके सामने। ही इज अट्रैक्शन टू द ग्लैमर ऑफ किट फेस, वह जो है किट के चेहरे से यानी खूबसूरत चेहरे से आकर्षित हो जाता है। ही डिमांड द नेक्टर ऑफ किट लिप्स, वह जो है किट से उसके होठों की अमृत मांगने लगता है, यानी कि उससे किस करने की चाहत करता है। ही सीज हर हैंड, वह जो उससे हाथ छुड़ा लेती है, यानी कि जो मार्लो है वो क्या करता है किट के हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह उसके होठों की अमृत उसे दे, लेकिन ही सीज हर हैंड, वह उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है, सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचा लेती है। मिस्टर हार्डकसल लुक एट द सीन एंड गेट एंग्री, मिस्टर हार्डकसल जो है वो ये दृश्य देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उनकी पुत्री के साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है। केट सेज टू हर फादर, केट उनके पिता से कहती है दैट सी विल प्रोड्यूस मार्लो एज अ बेस्ट शूटर, कि वह उसे मार्ले को एक अच्छा पति के रूप में प्रस्तुत करेगी। चार्ल्स एंड मिस्टर हार्डकसल लुक एट द लव अफेयर ऑफ केट एंड मार्लो, चार्ल्स एंड हार्डकसल क्या करते हैं कि उनके लव अफेयर यानी कि उनके बीच जो भी प्यार होता है उसको छुप के देखते हैं। द फादर ऑफ बोथ द लवर एंड बिलोव्ड आर सेटिस्फाइड, जो फादर ऑफ बोथ लवर यानी दोनों के पिता, जो लवर के पिता हैं और जो बिलोव्ड यानी प्रेमी और प्रेमिका के पिता, दोनों जो है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो जाते हैं उनके प्रेम को देख के। दैट केट इज वर्दी ऑफ मार्लो हैंड एंड द टू फादर्स एग्री टू देयर मैरिज, और केट का जो हाथ है वो मार्लो के हाथ में दे दिया जाए और वो बहुत ही अच्छा लड़का है ये समझ लेते हैं उसके माता पिता। द फादर्स एग्री टू देयर मैरिज, यानी वो दोनों पिता जो है उनकी शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं। दोस्तों ये था कथानक जो कि चैप्टर का। अब इसके आगे हम देखते हैं इसका उप कथानक भी है, इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी है, यानी कि एक छोटी सी स्टोरी इसमें और भी है। ये तो मेन स्टोरी थी लेकिन एक छोटी सी स्टोरी इसमें है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो उस स्टोरी को हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है द सब प्लॉट ऑफ द प्ले, देयर इज ए सब प्लॉट अलॉन्ग विद द मेन प्लॉट अंडर इट, यानी कि यहाँ पे जो एक उप कथानक भी है कथानक के साथ, और अंडर इट इसके अंदर हेस्टिंग लव्स मिस नेविल, हेस्टिंग जो है वो मिस नेविल से प्यार करता है। मिस नेविल इज एन आर्फन, मिस नेविल जो है वो अनाथ लड़की है एंड लिव्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मिसेस हार्डकसल, जो मिस नेविल है वो क्या करती है एक अनाथ लड़की है और वो क्या मिसेस हार्डकसल के संरक्षण में रहती है, यानी कि मिसेस हार्डकसल ने उसे खिलाया पिलाया बड़ा किया है, उसके संरक्षण में वो रहती है। हर आंट मिसेस हार्डकसल हैज कीप्ट हिज ऑर्नामेंट, उसकी जो आंटी यानी कि जो मौसी है या चाची के वो जो उसके गहने हैं उसको अपने पास रखी हुई है। सी वांट्स दैट मिस नेविल मैरिज बी सोलेमनाइज्ड विद हर सन टोनी लम्किन, जो मिसेस हार्डकसल हैं वो चाहती हैं कि वो जो मिस नेविल है उनकी भतीजी वो क्या करे कि उनके पुत्र से शादी कर ले जिससे कि वो सारा जो ज्वेलरी है उनके पास पहुंच जाए। टोनी वांट्स टू गेट रिड ऑफ मिस नेविल, टोनी जो है इससे वो छुटकारा चाहता है और चाहता है कि इससे मैं छुटकारा चाह जाऊँ, किससे मिस नेविल से, वो उससे प्यार नहीं करता।
नेविल प्लॉट्स टू लव टोनी बट सी वांट्स टू इलोप विद हेस्टिंग। नेविल जो है, मिस नेविल जो है वो एक नाटक यानी स्वांग रचती है कि वो टोनी से प्यार करती है, मगर इस स्वांग में वह हेस्टिंग के साथ भाग जाना चाहती है। इलोप विद हेस्टिंग यानी कि हेस्टिंग के साथ भाग जाना चाहती है। टोनी हेल्प हर इन इलोपमेंट। टोनी जो उनकी भागने में मदद करता है। ही हैज स्टोलन हर ज्वेलरी फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ हिज मदर विच ही ब्रिंग्स टू हेस्टिंग। टोनी जो है उनकी माँ के पास जो उनका ज्वेलरी होता है मिस नेविल को, उसको चुरा कर मिस्टर हेस्टिंग को लेकर दे देता है, यानी कि जो उसका प्रेमी है मिस नेविल का, उसको ले आकर वो सारी ज्वेलरी दे देता है जो उसके माँ के पास चुरा कर रखी गई है उसके द्वारा, उसके माँ के द्वारा। हेस्टिंग हैंड्स हिम ओवर टू मार्लो। हेस्टिंग जो है वो सारे गहने जवाहरात को मार्लो को दे देता है। एंड मार्लो गिव्स हिम टू मिसेस हार्डकैसल, और मार्लो जो है उसे मिस हार्डकैसल को दे देता है कि वो उसे संभाल कर रखे, टू कीप हिम यानी उसको रखें। टोनी हेल्प्स दिस कपल टू इलोप देयर वे। टोनी जो है उनकी मदद करता है और वो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। अब ये जो है ये तो था उपकथानक, जिसमें कि छोटी बातें थी, यानी एक दूसरी स्टोरी थी। कथानक को हमने पहले भी पढ़ लिया, अब उपकथानक पढ़ लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इसको जो ये जो नाटक है इसको इंटरव्यू साबित करना, यानी कि एक षड्यंत्री नाटक है। तो यहाँ पे दिया गया द इंटरव्यू इन द प्ले। जो इस प्ले में यानी नाटक में जो भी षड्यंत्र है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से षड्यंत्र बनाए गए, जो कि बहुत हास्यपद हैं। अगर आप पूरा नाटक पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नाटक करते हैं लोग, मतलब बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं जो कि काम में आते हैं, किसी के काम में नहीं आते। इसमें से दिया गया है देयर आर मेनी इंटरव्यूज इन द प्ले। इस नाटक में जो काफ़ी सारे षड्यंत्र हैं। इन दिस वे देयर आर मेनी इंटरव्यू एंड मिसगाइडेड पीपल, यानी इंटरव्यूअर्स यानी कि यहाँ पे बहुत सारे षड्यंत्री और दिशाहीन लोग थे, यानी कि मिसगाइडेड लोग थे। ईच वन इज विक्टिम ऑफ द इंटरव्यूज। यहाँ पे हर एक जो है हर एक षड्यंत्र का जिम्मेदार था। द ग्रेटेस्ट अफेंडर ऑफ इंटरव्यू इज टोनी लम्पकिन। जो ग्रेटेस्ट अफेंडर नहीं सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है वो कौन है? टोनी है, जो कि शुरू में ही परेशान करता है, आपको पता ही है। हु प्लेज ट्रिक विद मार्लो एंड हेस्टिंग इन कोलिजन विद द ऑनर ऑफ द थ्री पिजन। टोनी प्ले ट्रिक्स विद हिज मदर आल्सो। वह जो है पिजन हाउस जो है वो उस सराय के मालिक के साथ गेम खेलता है और कहता है कि जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और मिस्टर हार्डकैसल को, यानी कि जो मिस्टर हार्डकैसल कह रहा हूँ, मिस्टर मार्लो जो है उसको कहता है कि वो मिस्टर हार्डकैसल के घर पे जाए, और जो कि एक इन है, सराय है, और वहाँ का मालिक दुष्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि लम्पकिन, टोनी लम्पकिन हु प्लेज ट्रिक, वो जो है मार्लो के साथ खेलता है, एंड हेस्टिंग इन कोलिजन ऑफ विद द ऑनर ऑफ थ्री पिजन। थ्री पिजन के मालिक के साथ जो है वो एक खेल खेलता है, एक षड्यंत्र रचता है और कहता है कि वो पास के एक इन में जाए। टोनी प्लेज ट्रिक विथ हिज मदर आल्सो। टोनी जो है अपने माँ के साथ भी काफ़ी सारे षड्यंत्र खेलता है और उनसे उनके गहनों को चुरा लेता है। द सेकेंड ग्रेट स्कैंडल इज मेड बाई केट हु बिकम्स अ बारमेड एंड अपीयर टू मार्लो। जो बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो केट रचती है। यानी केट क्या करती है? मार्लो के मन को जानने के लिए अपने आप को एक बारमेड के रूप में प्रस्तुत करती है, यानी कि एक शराब को देने वाली नौकरानी के रूप में प्रस्तुत होती है। जो ज़्यादातर शराब घरों में शराब देती हैं नौकरानियाँ होती हैं, उस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है मार्लो के हृदय को जानने के लिए। हु बिकम्स अ मार्बेड एंड अपीयर टू मार्लो, जो कि एक बारमेड बनती है और मार्लो के सामने प्रस्तुत होती है, टू विन हिम, उसको जीतने के लिए। सी स्टूप टू कंक्यूड टू लेट हर लवर बी कंक्यूड बाई हर। वह जो है झुकती है, स्टूप्स मतलब झुकती है अपने प्रेमी को जीतने के लिए, जिससे कि प्रेमी उसको जीत सके। यानी कि जब वो एक बारमेड के रूप में उपस्थित होती है तो मार्लो जो है उसकी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है और उससे वह आसानी से बातें कर पाता है, यानी जमीन पे देखते हुए शर्माते हुए बात नहीं कहता है। वन अनदर कंस्पेरिंग इज परफॉर्म बाय कांस्टेंट नेविल एंड टोनी लम्पकिन। और एक और जो स्कैंडल है, यानी कि षड्यंत्र जो है वो मिस नेविल के द्वारा और टोनी लम्पकिन के द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, जबकि उसकी माँ जबरदस्ती इनको साथ रखना चाहती है। तो ये एक और नाटक ये क्रिएट करते हैं। क्या है वो नाटक? हु डिड नॉट लाइक ईच अदर बट दे कंस्पायर टू लव। वो एक षड्यंत्र रचते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि यह वास्तव में नहीं है। मिस नेविल जो है वो टोनी से प्यार नहीं करती, लेकिन एक षड्यंत्र रचती है अपने गहनों को वापस लाने के लिए अपने माँ के पास से। अनदर स्टैंगल आर इंटरव्यू इज क्रिएटेड बाय हेस्टिंग एंड नेविल हु कीप मार्लो इन डार्क दैट दे आर लिविंग एट द रेजिस्टेंस ऑफ मिस हार्डकैसल। अनदर एक और षड्यंत्र जो है मिस्टर हेस्टिंग, यानी जो हेस्टिंग है मार्लो का मित्र, और मिस नेविल जो है वो दोनों जानते हैं कि वो मिस्टर हार्डकैसल के घर में है, लेकिन मार्लो नहीं जानता है कि वो मिस्टर हार्डकैसल के घर में है। वो जानता है कि वो किसी और के घर में है, यानी कि वो एक शराब घर में है, लेकिन नेविल और हेस्टिंग जो है वो उसको बताते नहीं है कि वो मार्लो के घर में है, और इस कारण मार्लो जो है बहुत सारी गलतियाँ करता है। अनदर इंटरव्यू इज परफॉर्म बिटवीन द सन एंड हिज मदर मिसेस हार्डकैसल। और एक और जो षड्यंत्र है वो बनता है तब
मतलब टोनी के बीच में और उसकी माँ के बीच में एक और षड्यंत्र बनता है। बिसाइड दिस कंस्पिरेसी देयर इज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस हार्डकैसल हु हैज रीच्ड द एज ऑफ 57 बट शी कंसीडर दैट शी इज आल्सो 40 ईयर ओल्ड। इसके बाद दोस्तों एक मतलब मिसेस हार्डकैसल का एक जो है षड्यंत्र कहें या कि एक झूठ कहें, जो वो झूठ बोलती है कि वो हो चुकी है कितनी उम्र की, यहाँ पे देखिए 57 की उम्र की हो चुकी है कि उसका उम्र जो है 57 का हो गया होता है। बट सी कंसीडर, मगर वह ऐसा व्यक्त करती है, ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे उसका 40 साल की उम्र की हो अभी, जबकि वो 57 साल की उम्र की हो गई होती है। लेकिन वो ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे कि वो 40 साल की अभी हो, और हर बात में यही कहती है कि मेरी अभी उम्र ही कितनी हुई है, मेरी तो 40 साल की उम्र है, मैं नहीं बूढ़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे ये था जो इंटरव्यू ऑफ यानी कि इनमें कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए हैं। अब इसके बाद कंक्लूजन जो है वो छोटा सा हमने लिखना होता है एग्जाम में, तो यहाँ पे कंक्लूजन भी पढ़ लेते हैं। इन शॉर्ट द प्ले इज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक छोटे से माध्यम में यह जो है यानी ये जो नाटक है वो एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। एंटी सेंटिमेंटल का मतलब आप समझ सकते हैं कि भावुकता विरोधी सुखांत नाटक है, जिसमें कि भावुकता नहीं है, यानी कि दुख का समावेश नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे हंसते रहेंगे, यानी कि आपको खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि बाद में सारे झगड़े लफड़े खत्म हो जाते हैं और सबकी शादी हो जाती है। तो ये जो एक भावुकता विरोधी सुखांत नाटक है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड अ प्योर कॉमेडी, यह जो एक बहुत ही शुद्ध नाटक कहला सकता है, जो कि हंसी वाला नाटक यानी कॉमेडी। द गेम ऑफ इंटरव्यू हैज गॉट अ फ्री प्ले इनटू इट। जो इसमें प्रेम संबंधी गुप्त षड्यंत्र हैं उनको बहुत सारा प्रदर्शन दिखाया गया, यानी कि इसमें जो प्रेम संबंधी गुप्त षड्यंत्र हैं उनमें बहुत सारे षड्यंत्र बनाए गए हैं। तो इसका कंक्लूजन यही होगा, और इसको आप याद कर लें तो आपको पूरा समझ में आ ही गया कि टोनी जो है वो भी षड्यंत्र काफ़ी रचता है, मिस नेविल भी जो है षड्यंत्र काफ़ी रचते हैं। मिस्टर हार्डकैसल ने षड्यंत्र कोई नहीं रचा, मार्लो ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, लेकिन मिसेस केट है जो है यानी मिस केट हार्डकैसल, वो भी षड्यंत्र रचती है और उसके सामने एक बारमेट के रूप में उपस्थित होती है। मिस नेविल जो है टोनी लम्पकिन के साथ झूठा प्यार का व्यवहार करती है और सबको दिखाती है कि उससे प्यार करती है, जबकि वह हेस्टिंग से प्यार करती है। हेस्टिंग भी नहीं बताता अपने मित्र से वो कि मिस्टर हार्डकैसल के घर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां करता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने इस नाटक को पढ़ा हुआ है, आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखेंगे जब वीडियो को, तो आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। वैसे तो एक ही बार में बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो समझ जाएंगे कि पूरी स्टोरी क्या है। तो इसको आप अच्छे से जाके एग्जाम में लिखें, याद कर लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।